नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली हमने क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को। हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक का नाम है समकालीन भारत 1 और इसमें आपको पूरे 6 चैप्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी को स्टार्ट करें, एक बात जो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, देखो, जिन लोगों ने क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीटली नहीं पढ़ा है, वो लोग प्लीज जाकर के क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लासेस को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे हम क्लास 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 की क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे तो जो लेवल आपको मिलेगा कंटेंट का, जो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, उनका लेवल हार्ड होता जाएगा। हमने क्लास 6 में जो टॉपिक डिस्कस किए वहां पर चीजों को बहुत ही बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। हर एक टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी दी गई थी। क्लास 7 में उतनी जानकारियां हमें नहीं मिली, क्लास 8 में भी उतनी नहीं मिली और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि अभी इस क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है भारत आकार और स्थिति। इस चैप्टर में हम भारत के आकार के बारे में और भारत की स्थिति के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। स्थिति का अर्थ है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। भारत का विश्व में स्थान का क्या आता है, क्षेत्रफल को लेकर के, जनसंख्या को लेकर के। इसके अलावा और भी कई बिंदु हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि हमने बात की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में या फिर अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतरी रेखाओं के बारे में या फिर प्रमुख याम्योत्तर रेखा के बारे में या फिर विषुवत रेखा के बारे में या फिर हम कहें जो हमारी मेन टाइमलाइन होती है उस रेखा के बारे में यहाँ पर बेसिक जानकारियाँ नहीं दी गई, जो कि आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलेंगे। तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि अगर आपने क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्टली क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को समझना। वैसे हमारे वीडियोस की खासियत यही होती है कि हम हर एक टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड एडवांस लेवल तक उसको एक्सप्लेन करते हैं और इसी वजह से आप लोग हमें सपोर्ट भी करते हो। हमारे वीडियोज़ का वॉच टाइम काफ़ी अच्छा जाता है और लाइक्स भी अच्छे आते हैं, शेयर भी अच्छे आप लोग करते हो। इसके अलावा कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। वैसे हम हर एक टॉपिक में कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो कि आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीटली बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाए, समझ में आए, तो आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेना। हाँ, हमने क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी की क्लासेस कंप्लीट करवा दी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस अभी आपको रनिंग में देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर। हिस्ट्री हमारी क्लास 7 कंप्लीट होने वाली है, लगभग 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगी एंड पॉलिटी हमारी क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 को हमने पिछले 2 दिन के अंदर ही स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 आ चुका है, चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा एंड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो क्लास 6 से लेकर के 8 तक की क्लासेस हो चुकी है। सभी की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब एक बार हम क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं। हाँ, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमें क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो भारत के आकार और स्थिति के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत का मतलब विश्व में, ठीक है, परिचय हम देखेंगे कि भारत विश्व में किस स्थान पर आता है, विश्व में योगदान क्या रहा है। फिर हम देखेंगे भारत की स्थिति के बारे में, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार के बारे में। इसके बाद में भारत का आकार डिस्कस करेंगे, भारत का विश्व में स्थान कौन सा आता है। फिर भारत का विश्व के साथ में जो संबंध है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। विश्व के साथ संबंध का अर्थात हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। और भी कई सारे टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, मैप के माध्यम से भी देखेंगे। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश हो गए और भारत के आंतरिक राज्यों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात की जाए तो हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। अगर इसमें बात करें तो मुख्यतः हम भारत की जो भौगोलिक वितरण है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इसके हम लगभग 6 से 7 वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक एक टॉपिक को डिटेल
डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर उत्तरी मैदान, फिर आपके प्रायद्वीपीय पठार आते हैं, फिर भारतीय मरुस्थल आते हैं, तटीय मैदान आते हैं, द्वीप समूह आते हैं, सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक आपको मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी बड़ा भी चैप्टर है। इसकी बेसिक नॉलेज की अगर हम बात करें तो हम इससे पहले क्लास 7 में और क्लास 8 में इसके बारे में पहले काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर का नाम है अपवाह, और इसमें हम नदियों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। क्लास 7 के एनसीईआरटी में इसकी बेसिक नॉलेज हमें हो चुकी है, बेसिक चीजें इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लेना। इसमें हम सबसे पहले अपवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हिमालय की जो नदियां हैं उनके द्वारा किस प्रकार से अपवाह होता है वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, ठीक है। और इसके बाद में हमारी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जिससे कि हमारे दक्षिण भारत की आती हैं, जिसमें नर्मदा नदी तंत्र है, तापी नदी है, इसके अलावा महानदी है, गोदावरी नदी है, और भी नदियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा झीलों, हमारे देश में जो झीलें पाई जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है, नदी प्रदूषण किसे कहते हैं, नदियों के माध्यम से जो प्रदूषण होता है, इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है जलवायु। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके कई सारे पार्ट बनेंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में समझना। इनके वीडियो हो सकता है कि 6-6, 7-7, 8-8 पार्ट इनके बनाने पड़ जाएं, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि हर एक टॉपिक को बेसिक के साथ में कवर किया जाए, इस वजह से ज्यादा पार्ट इनके बन जाएंगे। एंड चैप्टर नंबर अगर हम 4 की बात करें, इसका नाम है जलवायु। यहां पर हम भारत का में जो जलवायु नियंत्रण है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, हमारे भारत की जलवायु कैसी है, हमारे यहाँ पर जो वर्षा वगैरह होती है वो कैसे होती है, ऋतुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। शीत ऋतु कब आती है, ग्रीष्म ऋतु कब आती है, वर्षा ऋतु कब आती है, मानसून का आगमन कब होता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भाई मानसून की वापसी किस प्रकार से होती है, किन किन राज्यों में वर्षा मानसून की वापसी के टाइम पर होती है, ठीक है। वर्षा का वितरण हमारे देश में किस प्रकार से, मैप के माध्यम से भी इन चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वो सारे टॉपिक हम चैप्टर में आगे चलकर देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात की जाए तो इसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें हम हमारे देश में पाए जाने वाले वनों के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे देश में पाए जाने वाले जो वन में रहने वाले प्राणी जीव हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वन 5 प्रकार के हमारे देश में पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला आपको मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर मिलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर मिलते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ या फिर आप कह सकते हो कंटीले वन, ठीक है। फिर मिलते हैं पर्वतीय वन और एक मिलते हैं मैंग्रोव वन। इन सभी को डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा वनों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन जीव जंतुओं के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वन्य प्राणियों के बारे में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर नंबर 6 की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर इन सभी चैप्टरों के मुकाबले छोटा रहेगा, बट इस चैप्टर में आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण। हमारी जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 121 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या है उस डेटा के अनुसार, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो विश्व के जितना भी स्थलीय भूभाग है उसका 2.4% हमारे देश में पाया जाता है। पूरे विश्व में जितनी भूमि है उसका 2.4% हमारे देश में पाई जाती है और 17.5% दुनिया की आबादी का प्रतिशत जो है हमारे देश में निवास करता है। इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जनसंख्या में, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भाई हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि है उसकी दर क्या है, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भाई हमारे देश में जो जनसंख्या है तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, हमारे देश में किस नीति को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, ठीक है, किस प्रकार से परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। आई होप कि ये सारे टॉपिक आप हमारे वीडियोस के माध्यम से समझेंगे। एंड इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करें, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। देखो एनसीईआरटी की पुस्तक को आसान और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प के द्वारा मैंने खुद, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैंने खुद एनसीईआरटी के नोट्स तैयार किए हैं। इस सीरीज में हमने न्यू एनसीईआरटी 2023-24 को कवर किया है। हमारे जो नोट्स हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आपका सीटेट हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका एसएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं
में जिनमें जीएस का योगदान रहता है, जिसमें एनसीईआरटी आती है। आप ऐसे देख सकते हो पीसीएस एग्जाम है, जिस भी एग्जाम में एनसीईआरटी आती है, उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने नोट्स बनाए हैं और आशा करते हैं कि सभी अभ्यर्थी हमारे नोट्स का अध्ययन करके अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हमारे नोट्स को आप बेहतर तरीके से समझें, इसका ध्यान रखते हुए दृढ़ संकल्प व दृढ़ संकल्प 2.0 यूट्यूब चैनल पर नोट्स की क्लासेस भी कराई गई हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सभी अध्यायों को विस्तार से हम कवर कर रहे हैं। ओके, अच्छा, जो हमारा दृढ़ संकल्प 2.0 यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। 2 हमारे चैनल हैं एंड जो भी हम चैप्टर लेकर के आते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न हम उसी दिन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं क्विज के रूप में। तो आप टेलीग्राम पर जरूर हमें ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, सभी की लिंक आपको हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते करते 10 मिनट का टाइम हो गया है। क्लास 9th में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसी चीज को डिस्कस करते करते अब यहां से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही कम समय में बहुत ही बेसिक के साथ में पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहला टॉपिक हमें मिलता है वो दिया जा रहा है। एक मिनट, चैप्टर नंबर हमारे 1 का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसमें भारत के आकार और भारत की स्थिति के बारे में हम जानकारियां प्राप्त करें। सबसे पहला टॉपिक मिलता है परिचय। अब परिचय को अगर आप देखोगे, क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लेवल जो है इसी परिचय में आप समझ जाओगे। कहा जा रहा है भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। अच्छा, यहां पर 2 चीजों का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहला विश्व की। अच्छा, विश्व की कौन कौन सी प्राचीन संस्कृतियां हैं और उन प्राचीन संस्कृतियों में से भारत की प्राचीन संस्कृति कौन सी है, जो कि यहां पर कहा जा रहा है। तो अगर हम विश्व की प्राचीन संस्कृतियों की बात करें तो हमें देखने को मिलती है रोम की सभ्यता। प्राचीन संस्कृति अर्थात प्राचीन सभ्यता, ठीक है। तो जैसे कि रोम की सभ्यता हो गई, यूनान की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, सुमेरिया की सभ्यता हो गई, यूनान की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है। और आपको हमारे देश में अगर आप देखो तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो ये सभ्यताएं देखने को मिलेंगी। अच्छा, इनका टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो हमारे देश की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कहते हैं कि ये आज से लगभग 43 से 4500 साल पुरानी सभ्यता है, ठीक है। 4500, 4500 साल पुरानी सभ्यता थी। तो कहने का अर्थ यह है, हमारा भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, ठीक है। हमारे देश की सभ्यता कितने साल पुरानी तक देखी जा सकती है? 4500 साल पुरानी तक, ठीक है। और आईआईटी खड़गपुर जो है उसने अभी ये दावा किया है, कुछ टाइम पहले 2019-20 के अकॉर्डिंग दावा किया था कि 8000 साल पुरानी सभ्यता है ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगर ये दावा उनका मतलब सच होता है, अगर इसे वो प्रूफ कर देते हैं, तो हो सकता है कि भाई हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जानी जाए, क्योंकि 8000 साल पुरानी सभ्यता अभी तक कहीं खोजी नहीं गई है। वहीं अगर हम बात करें चीन की सभ्यता की, तो ये पीली नदी या फिर होहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता जो है ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। और हम ये भी देखते हैं, जब हमने प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ा था उसमें सिंधु सभ्यता को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारा ट्रेड भी अन्य सभ्यताओं के साथ में चलता था, व्यापार भी हम बहुत बड़े लेवल पर करते थे। और व्यापार किन किन चीज़ों का होता था वो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे कि कपड़े का व्यापार हो गया, जो जेवरात बनाने वाले सामान होते थे, ठीक है, बहुमूल्य पत्थरों का व्यापार करते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों का व्यापार होता था। तो कहने का अर्थ है कि भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। तो इस लेवल पर आपको कंटेंट को एक्सप्लेन करना होगा, समझना होगा, तब क्लास 9th और 10th 11th 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को आप समझ पाएंगे। आगे कहा जा रहा है पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की। बहुमुखी अर्थात हर क्षेत्र में बहुत बड़ी तौर पर उन्नति की है। अब इस चीज़ को भी देखो, हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो हमारा देश जो था एक दरिद्र भारत था। हमारे पास खाने को नहीं था, हर क्षेत्र में भुखमरी थी, ठीक है। अंग्रेजों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप दोनों तरह से देखोगे तो लगभग 300 सालों तक हमें खूब लूटा। अंग्रेजों से पहले हमारे यहाँ पर अगर आप देखो तो जब मुगलों ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया, फिर गुलाम वंश स्टार्ट होता है। गुलाम वंश के टाइम पीरियड में हमें लूटा ही गया। उसके बाद में जब मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है तो उस टाइम से थोड़ा बहुत हमारे देश में सुधार आता है। लेकिन
मुगलों की स्थापना करने के बाद भी, जब मुगल राज्य की स्थापना होती है तो उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर उनकी जो शासन था उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया था। और जब उनके शासन को जनता ने स्वीकार नहीं किया था तो इसके ऊपर वो शासन करने के लिए लूट मार पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। और धीरे धीरे उनका शासन जनता में स्वीकार भी किया गया। उसके बाद उन्होंने कई सारी इमारतें बनवाने का भी काम किया। लेकिन ये चीज़ अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे, मुगलों के टाइम से लेकर के अंग्रेजों के जाने तक के टाइम में हमारे देश ने कुछ बहुत बड़ी उन्नति नहीं की है, बल्कि बहुत कुछ खोया है। ठीक है, हम अगर विशेषकर अंग्रेजों के टाइम पीरियड की बात करें तो अंग्रेजों ने हमें जितना लूट पाए उतना लूटने का प्रयास किया। भारत को बढ़ाने की जगह पर भारत को घटाने का काम किया। कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था और जब अंग्रेज यहां से गए तो दरिद्र भारत बन गया। और हमारे यहाँ के नेताओं का जो लक्ष्य था वो ये था, नेताओं के पास में, कि एक दरिद्र भारत को एक सफल राष्ट्र बनाना है। ठीक है, एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जो कि विकसित राष्ट्र हो। और उस समय के नेताओं ने भी अगर आप देखोगे तो इसके लिए अपना काफ़ी योगदान दिया, काफ़ी प्रयास किया। और कई सारे नेता ऐसे भी थे जिन्होंने लूट मार की। आज भी ऐसे नेता हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक दरिद्र भारत को आज़ादी मिली थी। और 1947 से लेकर के आज तक अगर हम देखते हैं तो पिछले 5 दशकों में हमारे भारत ने सामाजिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उन्नति की है। हम चाहे कृषि के क्षेत्र में देखें, आज हमारे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम गेहूं विदेशों में दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि हमने विदेशों से गेहूं मंगाया था और हमें वो गेहूं दिया गया था जो जानवरों को खिलाया जाता है, उसमें कीड़े थे। ठीक है, उस गेहूं को हमें विदेश से मिला था। ठीक है, एक टाइम पर हम गेहूं की खेती नहीं कर पा रहे थे। उद्योग के क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारे देश में आज आपको हर क्षेत्र में उद्योग देखने को मिल जाएंगे। नए नए स्टार्टअप आजकल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं स्टील इंडस्ट्री हमारे यहाँ की काफ़ी अधिक पॉपुलर हो चुकी है। वहाँ पर काफ़ी स्टील का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, ठीक है, वहाँ पर भी अगर आप बेंगलुरु जैसे स्टेट को देखोगे तो बेंगलुरु में काफ़ी विकास हो चुका है। हम देखते हैं गुड़गांव में काफ़ी विकास हो चुका है। इसके अलावा हम आयरन इंडस्ट्री हटा दें, आईटी सेक्टर हटा दें, तो दूसरा सेक्टर हमें मिलता है कौन सा? कपड़ा क्षेत्र का। ठीक है, तो कपड़ा क्षेत्र वाला जो उद्योग मिलता है वो भी हमारे देश में काफ़ी अधिक आगे बढ़ा। तकनीक की बात करें अगर हम, तो हमारे यहाँ का इसरो आप देख लो। ठीक है, हमने चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया है, कहने की आवश्यकता नहीं कितना हमने विकास कर लिया है। तो इसके अलावा कहा जा रहा है कि हर क्षेत्र में हमने सर्वांगी आर्थिक विकास के में अद्भुत प्रगति प्राप्त की है। जब हमारे देश में को आज़ादी मिली थी तो अन्य राष्ट्र जो थे वो ये कह रहे थे कि भारत संयुक्त राष्ट्र होकर के एक मतलब देश बन करके आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश में 562 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर रियासतें थीं और राज्य थे। तो कह रहे थे कि भाई इन रियासतों को अगर हम एक लेकर के आगे बढ़ेंगे और इनकी उन्नति नहीं कर पाए तो हो सकता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम आगे बढ़े और हमने हर क्षेत्र में अद्भुत प्रगति प्राप्त की। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छा, अगर विश्व के इतिहास की हम अगर बात करें तो इसमें कहा जाता है कि मसालों के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने पूरे विश्व को मसाले बांटे। कहते हैं कि भाई हमारा कल्चर जो है विश्व इतिहास में सबसे अधिक पुराना है और हमारा कल्चर सबसे अच्छा रहा है। तो कल्चर के क्षेत्र में विश्व के इतिहास में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। दशमलव प्रणाली भारत से ही गई है। जीरो, ठीक है, जीरो अंक जो है इसकी खोज भारत में हुई, इसी से विदेश को जीरो का एक चिन्ह मिला। ठीक है, पंचतंत्र जैसी पुस्तकें हमारे देश में लिखी गई और यहाँ से पूरे विश्व में गई। ठीक है, इसके अलावा उपनिवेशवाद जैसी अगर आप चीज़ें को देखोगे तो वो भी हमारे देश से ही आगे बढ़ती हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देखते हो हमारे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के, अगर आज देखते हो आप भाई, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो विदेश के द्वारा कहते हैं कि भाई उन्होंने इस नियम को दिया। लेकिन अगर वहीं आप हमारे देश में देखोगे तो देश की जो पुरानी पुस्तकें मिलती हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पहले से बता रखा है। तो अगर आप विश्व के इतिहास में देखोगे तो भारत का आपको एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति को लेकर के। तो अगर आप इस तरह से एनसीईआरटी को कवर करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ोगे, तो आपको एनसीईआरटी बेहतर तरीके से समझ में आएगी एंड एनसीईआरटी का लाभ भी आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। तो कहा जा रहा है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, जब हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था तो हमने वहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस किया था। एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध क्या होता है और पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है। ये हमारी पृथ्वी है और एक ये हमारी पृथ्वी। हमने 2 पृथ्वी बना ली। ठीक है,
पृथ्वी पर हमने डिस्कस किया था जो अक्षांश रेखाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। एक मध्य से अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम 0 डिग्री की लाइन कहते हैं, इसको हमने नाम दिया विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के उत्तर वाले इलाके में इस वाले इलाके को भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी ये पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार की रेखाएं हमने बनाई हैं पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतरीय रेखाएं। इस रेखा को, जो बीच वाली रेखा, इस रेखा को हमने नाम दिया प्रमुख याम्योत्तर, जो कि ग्रीनविच से निकलती है। लंदन की वेधशाला ग्रीनविच से हमने एक रेखा गुजरी है, उसी को प्रमुख याम्योत्तर रेखा माना है। अच्छा, इसको प्रमुख याम्योत्तर रेखा मानने के लिए हमें कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा था कि भाई इस स्थान से पृथ्वी शुरू होती, क्योंकि पृथ्वी गोल है। और इस तो हमने क्या किया, जो बीच से हमने एक स्थान मान लिया जो कि लंदन की वेधशाला ग्रीनविच से गुजरता था, ठीक है। वहीं की स्थानीय रेखा को हमने प्रमुख याम्योत्तर रेखा माना। इस रेखा के इधर वाले भाग को हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, और इधर वाले भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब गोलार्ध क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार लिख देते हैं, ये वाला भाग जो है पूर्वी गोलार्ध है, ये वाला पश्चिमी गोलार्ध है, ये वाला आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध है। क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ लेना ताकि बेहतर तरीके से आप इन टॉपिक्स को समझ सकें, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, हमने देख लिया इतनी चीज़ों को। अब आइए इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब और टॉपिक मिलेंगे तो उसको और देखें। कहते हैं कि भाई भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात हमारी पृथ्वी ये हो गई, पृथ्वी की मिडिल लाइन ये हो गई अक्षांश रेखा, और उत्तरी गोलार्ध अर्थात हमारा भारत देश यहाँ पर स्थित है। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन नहीं आप रखना, क्योंकि चैप्टर में 8 डिग्री 4 मिनट से दिया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझो। देखो, कहते हैं कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार, जब हम कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का जितना भी इलाका है स्थलीय भाग, ठीक है, हम उसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो वो हम 8 डिग्री 4 मिनट से ही शुरू करेंगे। इसको समझने के लिए हम भारत के मैप की ओर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा भारत देश का नक्शा है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार तो देखो हमारी जो हाँ, एक बार हम पृथ्वी बनाकर बता देते हैं। हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर हमने मिडिल लाइन लगाई ये वाली अक्षांश रेखा, ठीक है, जिसे हमने 0 डिग्री की लाइन कहा है। 0 डिग्री से ऊपर ऐसे कई सारी रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे कई सारी रेखाएं, इनका अलग अलग मान दिया गया है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे 90 डिग्री तक रेखाएं आपकी जाती हैं, ठीक है। 90 डिग्री तक ऐसी आपको रेखाएं जाती हुई देखने को मिलेंगी। 89 डिग्री तक रेखाएं हैं, 90 डिग्री वाला जो है ये आपको पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इन रेखाओं के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक रेखा मिलती है 0 डिग्री की, जिसे हम विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। फिर आपको एक 23.5 डिग्री की रेखा मिलती है, जिसे हमने नाम दिया कर्क रेखा। फिर आपको यहाँ पर एक 66.5 डिग्री की रेखा मिलती है, जिसे हमने उत्तरी ध्रुव वृत्त नाम दिया है। फिर आपको ये जो पॉइंट मिलता है 90 डिग्री का, इसे हमने नाम दिया है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी आपको 23.5 डिग्री पर मकर रेखा मिलती है। फिर इसके बाद में 66.5 डिग्री पर आपको दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलता है। फिर आपको सबसे 90 डिग्री पर आपको रेखा जो मिलती है, इसको नाम दिया गया 90 डिग्री पर जो पॉइंट है उसको नाम दिया गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो हमारा भारत देश जो है, अगर हम बात करें कि हमारे भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार का अर्थ हुआ जाकर के हमारा भारत देश, जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की ये आपकी 0 डिग्री की लाइन हो गई। किस डिग्री की लाइन से और किस डिग्री की लाइन के बीच में हमारा भारत देश पाया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई हमारे भारत देश को अगर आप देखो तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलेगा। अगर भारत देश की मुख्य भूमि देखते हो तो वो यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर आप देखोगे तो वो आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट से। तो भारत की मुख्य भूमि तो 8 डिग्री 4 मिनट से ही स्टार्ट होती है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये हमारे भारत की मुख्य भूमि से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हम भारत की मुख्य भूमि के विस्तार में इसे नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत का, केवल भारत का यानी कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम मान लेते हैं कि भाई कितना है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री कितने मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। अब इस चीज को हम एक बार समझते हैं ऊपर चल करके। आपने हाँ इसी में मैप में देख लेते हैं। हम जब अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं, अर्थात यहां से लेकर के और यहां तक का पूरा विस्तार, ठीक है। हमारी ये हो गई पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी पर हमने ये 0 डिग्री की लाइन बना ली। 0 डिग्री की लाइन में एक रेखा गुजरती है हमारी यहां से 6 डिग्री 45 मिनट की, ठीक है। यहां से भारत आपका स्टार्ट हो जाता है और भारत कहां तक जाता है, भारत यहां तक जाता है, अर्थात यहां तक जाता है, ठीक है। ये जो रेखा यहां से निकलती है वो है 37 डिग्री 6 मिनट की। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि भाई
8 डिग्री 4 मिनट या फिर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारा भारत देश जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध है और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। चूंकि हम उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं इसलिए हमारा भारत देश जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी गोलार्ध से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक हमारा भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने मेन पॉइंट पर और डिस्कस करते हैं अन्य टॉपिक को यहीं पर, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा हम आगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया हमारे भारत देश का अक्षांशीय विस्तार। अगर भारत देश का कुल अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। लेकिन अगर बात की जाए देशांतरी विस्तार की, चूंकि हमने 2 प्रकार की रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है, एक उत्तरी अक्षांश रेखाएं और एक एक अक्षांश रेखाएं और एक आपकी देशांतरी रेखा है। तो हमारे भारत देश का अगर आप विस्तार देखोगे तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर अगर आप देखोगे हमने 2 प्रकार की रेखाओं को डिस्कस किया। एक ये रेखाएं हैं जिन्हें हमने अक्षांशीय रेखाओं की बात की, और एक ये रेखाएं जिनकी हमने बात की है देशांतरी रेखाओं की। अच्छा, अगर भारत का यहाँ से यहाँ तक विस्तार होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी तो विस्तार होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये विस्तार होगा इसको हम देशांतरी रेखाओं के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर ये आपको 0 डिग्री की प्रमुख याम्योत्तर रेखा देखने को मिलेगी। इसके बाद में एक रेखा गुजरती है यहाँ से, कितने एंगल की? ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, ठीक है, देशांतरी रेखा यहाँ से गुजरती। पहले 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, ऐसे गुजरते गुजरते 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर की रेखा यहाँ से गुजरती है। यहाँ से भारत कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। और भारत का विस्तार कहाँ तक है? जहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, यहाँ तक भारत का विस्तार है। और अगर आप अक्षांश रेखाओं में देखोगे तो ये रेखा गुजरती है हमारी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की, और ऊपर की रेखा हमारी गुजरती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के। तो अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा भारत देश का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच में। अच्छा, पूर्व का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारा भारत देश जो है ये आपका मिलेगा पश्चिमी गोलार्ध और ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। तो हम पूर्वी गोलार्ध में पाए जाते हैं और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा देश जो है पाया जाता है। तो आई होप कि अक्षांश और देशांतरी विस्तार आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, इनको याद कर लेना, देशांतरी विस्तार क्या है, ये है, और अक्षांशीय विस्तार ये और ये है, ठीक है। इनको आप याद कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कर्क रेखा, हाँ, कर्क रेखा के बारे में भी देखते हैं। कर्क रेखा उत्तर के, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब इस चीज को भी हम मैप के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा मैप दिया गया है, ठीक है, ये हमारा मैप दिया गया है। मैप में अगर आप देखोगे तो यहां से कर्क रेखा जाती हुई ये आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो लगभग देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजर रही है। अच्छा, चूंकि हमारे भारत देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजर रही है तो ये भारत के कितने पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो सबसे पहले आपका गुजरात आता है, ठीक है, उसके बाद में राजस्थान आता है दूसरा, तीसरा आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, चौथा आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, 5वां जो मिलेगा वो है झारखंड, छठा जो मिलेगा पश्चिम बंगाल है, 7वां आपका ये त्रिपुरा है और 8वां आपका ये मिजोरम है। तो 8 राज्यों से होकर की कर्क रेखा गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री के एंगल पर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, एक मिनट देख लो, पूरा डीपली देख लो। ये गुजरात हो गया, ठीक है, ये आपका राजस्थान से टच करता है थोड़ा यहाँ पर, फिर आपका ये मध्य प्रदेश से टच करता है, फिर छत्तीसगढ़ से टच करता है, फिर झारखंड से टच करता है, ये आपका पश्चिम बंगाल से, यहाँ पर त्रिपुरा से, यहाँ पर मिजोरम से। तो पूरे 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा ये आपकी गुजरती है हमारे भारत देश का, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा क्यों बनाई गई? मकर रेखा किसे कहते हैं? इस रेखा को क्यों बनाया गया? ये हम पहले समझ चुके हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी में, ठीक है। तो कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है, होकर गुजरता है, रेखा गुजरती होगा, ठीक है। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों को याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है मुख्य भूभाग। हमारे भारत देश का जो मुख्य भूभाग है दक्षिण पूर्व में
ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, एक मिनट, हाँ, भारत का जो मुख्य भूभाग है ये दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा में काम करते हैं, इसके हमारे भारत देश के मैप के माध्यम से समझते हैं। कहा जा रहा है अगर आप हमारे भारत का मुख्य भूभाग देखोगे तो मुख्य भूभाग के दक्षिण में अर्थात दक्षिणी इलाका ये आपको मिलता है। दक्षिण में हम मुख्य भूभाग के दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, एक आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में अगर एक मिनट, दक्षिण पूर्व है, वही मैं समझ नहीं आ रहा था, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। दक्षिण पूर्व में हमारा भारत देश ये है, ठीक है। भारत देश का दक्षिण पूर्व दिशा की बात की जाए तो दक्षिणी दिशा आपकी ये हो गई और पूर्वी दिशा ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, जो कि बंगाल खाड़ी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तथा दक्षिण पश्चिम में तो दक्षिणी इलाका ये हो गया और पश्चिमी इलाका ये हो गया। तो दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। हम भारत के मैप के माध्यम से एक मिनट पूरा पढ़ लेते हैं, फिर भारत के मैप के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो कि 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था, ठीक है। विश्व के मैप में भी हम भारत की स्थिति को देखेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं जो कहा जा रहा है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है हमारे भारत देश का दक्षिणी इलाका ये है, ठीक है, पूर्वी इलाका ये है और पश्चिमी इलाका ये। तो दक्षिण पूर्व में अगर आप देखोगे तो ये आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी, क्योंकि कहां पर है, बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। अगर आप दक्षिण पश्चिम में देखोगे तो ये आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका अरब सागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। दो चीजें आप समझ गए, ठीक है। इसके अलावा जो कहा जा रहा है वो ये है हमारे भारत के देश का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि यहां पर था, ठीक है। लेकिन 2004 में, कब, 2004 में सुनामी आई और सुनामी के कारण इंदिरा बिंदु है वो जलमग्न हो गया अर्थात डूब गया। लेकिन उसके बाद भी हम आज भी उसी बिंदु को अपने देश का सबसे दक्षिणी बिंदु मानते हैं, ठीक है। जो 2004 में सुनामी आई थी इसके बारे में हम शायद क्लास 6 में या क्लास 7 में, शायद क्लास 7 में ही हमने डिस्कस किया, मुझे ढंग से याद नहीं है। आपने अगर पढ़ा है तो आप बताइए कि हमने किस क्लास के किस चैप्टर में इसके बारे में, इस सुनामी के बारे में पढ़ा है जब सुनामी आई थी और हमारा देश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था जिसे हम इंदिरा बिंदु के नाम से जानते थे वो समुद्र की लहरों के कारण जलमग्न हो गया था अर्थात समुद्र में डूब गया था, ठीक है, सुनामी के कारण। अच्छा, अगर हम पूरे विश्व में अपनी भारत देश की स्थिति को देखते हैं कि विश्व में भारत कहाँ पर आता है तो ये हमारा एशिया है, ठीक है। एशिया देश के ना तो पूर्व में है हम ना ही पश्चिम में है, ठीक है। तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में, बीच में पाया जाता है भारत देश, ठीक है, मध्य। इसके अलावा पूरे के पूरे एशिया का हम दक्षिणी विस्तार हैं, दक्षिण में पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया का दक्षिणी विस्तार है, ना तो पूर्व में है ना पश्चिम में, पूर्व और पश्चिम के मध्य में, और एशिया के दक्षिणी विस्तार आपको भारत देश देखने को मिलेगा। भारत देश के अगर आप हिंद महासागर को देखोगे तो इधर आपको अरब सागर मिलेगा, इधर आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी और हिंद महासागर के साथ में पूरी तरह से टच करता है, ठीक है। ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी इलाका देखने को मिलेगा और ये आपका इधर तरफ पूर्वी घाट है, इधर तरफ पश्चिमी घाट है। और हिंद महासागर के अगर आप देखोगे तो हमारे देश के साथ में जैसी सीमा लगती है हिंद महासागर की, ऐसी किसी भी देश के साथ में नहीं लगती है, जो कि हम आगे चल करके भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस मैप को हमने लास्ट में दिया होता, बट यहाँ पर आ गया, चलिए कोई बात नहीं। आकार के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो हमारे देश की है वो है 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। इस चीज़ को मैप के माध्यम से समझते हैं तो हमारे देश का नक्शा ये रहा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, या फिर हम दक्षिण से उत्तर की ओर देख लें, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर अर्थात ये जो हमारी लंबाई है भारत देश की वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम पश्चिम से और पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की चौड़ाई की बात करते हैं तो वो हमें देखने को मिलती है 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। ये हमारे भारत देश का
पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर का विस्तार देखने को मिलता है। भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कही गई है, आप नोट इसका बना सकते हो, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की ओर की जो चौड़ाई है वो कितनी है 2933 किलोमीटर। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है, अगर हम पूरे अपने भारत के भूभाग जितनी भी जमीनी एरिया है, ठीक है, हम समुद्री एरिया की बात नहीं कर रहे, जितनी जमीन हमारे पास में अगर आप उसको देखो तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। अगर इसे हम बहुत ही डिटेल में जाएं तो 32,87,263 किलोमीटर 263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल भारत देश के पास में मौजूद है, जो कि आज के टाइम पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, अर्थात पूरे विश्व में जितनी भूमि पाई जाती है उसका 2.4% भाग में हमारा भारत आता है, ठीक है। और बाकी के जो 97.6% भूमि है उस पर विश्व के सभी देश आते हैं। अच्छा, अगर हम विश्व के 7 सबसे बड़े देशों की बात करें तो 7वां सबसे बड़ा देश हमारा भारत आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश आपको मिलेगा जिसके पास में सबसे अधिक भूमि है वो है रूस, ठीक है। रूस के बाद में कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आपको चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद में देखने को मिलता है हमारा भारत देश, ठीक है। तो ये विश्व के 7 सबसे बड़े देश आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा याद कर लेना। हाँ, एक फैक्ट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल और केवल 2.4% है, लेकिन वहीं अगर आप जनसंख्या के मामले में देखोगे तो विश्व की 17.5% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे देश में पाई जाती है, जो कि 121 करोड़ थी। अब तो वो 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, बट अभी डेटा नया नहीं आया है। अगर डेटा आ चुका है तो आप मैं बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितनी जनसंख्या हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो डेटा मुझे मालूम है वो 17.4% विश्व की जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है। अगर आप जनसंख्या और जमीन का पूरा कंपैरिजन करके देखोगे तो इसी वजह से हमारे देश में रिसोर्सेज की इतनी प्रॉब्लम है, जॉब्स की इतनी प्रॉब्लम है, अन्य क्षेत्रों में प्रॉब्लम इसी वजह से देखने को मिलती है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या है वो ज़्यादा है और हमारे देश के पास में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है भारत की स्थलीय सीमा रेखा। अगर आप देखोगे, हाँ, सीमा रेखा भी भारत के पास में 2 प्रकार की है। अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे तो यहाँ पर कोई भी देश टच नहीं करता। यहाँ पर ये जो सीमा रेखा ये हमारी समुद्री सीमा रेखा है, ठीक है, ये समुद्री तट रेखा है। और ये वाली जो रेखा आपको देखने को मिले जहाँ पर स्थलीय भाग टच करता है, ये वाली जो रेखा है ये हमारी रेखा आपको देखने को मिलेगी स्थलीय, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और समुद्री तट रेखा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ में अगर आप मिला लें, पूरा इन सभी को मिला लें तो 7,516.6 किलोमीटर हमें समुद्री सीमा रेखा देखने को मिलती है। अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला लें, इसका अर्थ यह है कि हमारे देश की ये पूरी सीमा रेखा, ठीक है, जो है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास की ये भी हम पूरी सीमा रेखा जोड़ लेते हैं, जितना इनके पास में जो समुद्री इलाका है उसके आसपास की जो सीमा रेखा निकल के आती है। अगर हम इसको पूरा काउंट करके बताएं तो हमारे पास में जो समुद्री तट रेखा है वो देखने को मिलेगी 7,516.6 किलोमीटर और वहीं स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारा भारत देश जो है किस देश के साथ में कितनी लंबी सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में दिया गया, ठीक है, वो लास्ट में डिस्कस करें। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा, हाँ, उत्तर पश्चिम अर्थात ये वाली आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली उत्तर पश्चिम, ठीक है। दूसरा उत्तरी अर्थात ये वाली, ठीक है, और तीसरा उत्तर पूर्वी अर्थात ये वाली। अगर आप इस सीमा रेखा को देखोगे तो नवीनतम इस सीमा रेखा पर नवीनतम वलित पर्वत है जिसे हम हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। वलित पर्वत का अर्थ होता है यंग माउंटेन, ठीक है, क्या होता है यंग माउंटेन अर्थात नया। अगर आप हमारे इस हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसे वलित पर्वत कहा जाता है क्योंकि ये अभी हाल ही के कुछ लाख वर्ष पुराना है जब इसका निर्माण हुआ है, कुछ लाख वर्ष पुराना ही है। देखो, लाख वर्ष पुराना भी अगर हम पृथ्वी पर हमें कोई पर्वत देखने को मिलता है, कोई पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है तो हम उसे पुराना नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ओल्ड माउंटेन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश पर आपको करोड़ों अरबों साल पुराने माउंटेन देखने को मिलते हैं। इस वजह से हिमालय पर्वत श्रृंखला को नवीन अर्थात
अर्थात नया, और वलित अर्थात युवा, ठीक है, पर्वत कहते हैं। नवीन वलित माउंटेन इसको कहा जाता है, नवीन वलित पर्वत इसको नाम दिया गया, ठीक है। तो अगर आप हमारे भारत देश के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा को देखोगे, यहां से लेकर के ये वाली, ठीक है, तो यहां पर आपको नवीन वलित पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। अगर हम हमारे भारत देश के यहां से दक्षिण की ओर आते हैं, ठीक है, तो दक्षिण का भूभाग अगर हम देखते हैं तो उत्तर में यहां पर आपको ये चौड़ा देखने को मिलता है। हम ये उत्तरी मैदान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर दक्षिण के भूभाग की बात की जाए, दक्षिण का भूभाग अगर हम देखते हैं तो उत्तर में चौड़ा है, ठीक है। और 22 डिग्री, जो हमारे 22 डिग्री की यहां से रेखा गुजरती है, 20 डिग्री की है, हाँ यहीं से, अगर यहीं से रेखा गुजरती है, ठीक है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर, इस तरह से जब इससे यहां नीचे की ओर जाएंगे तो ये संकरा होता जाता है, ठीक है। वो चीज आपको मैप में देखने को मिलेगी। यहां पर दक्षिण भारत को अगर आप देखो तो यहां पर काफी चौड़ा आपको देखने मिलेगा, लेकिन इस यहां से जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे हिंद महासागर की ओर, तो इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाएगी, संकरा होता गया, ठीक है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये पश्चिम में अरब सागर मिलेगा, ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी मिलेगी। अच्छा, आपने एक जगह पर देखा होगा कि हमारे भारत देश को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है? देखो, ऐसा देश जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, ठीक है, उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है, और जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होगा उसे कहा जाता है द्वीप समूह, ठीक है। अब आप अगर हमारे भारत देश को देखोगे तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इस वजह से हमारे देश को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ऊपर इधर आपको अन्य देश देखने को मिलते हैं, स्थलीय भाग देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते, भारत के अक्षांश और देशांतरी विस्तार, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अच्छा, जो हमने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अभी डिस्कस किया था, अगर आप इसको प्लस माइनस करके देखोगे तो हमारे भारत देश का यहां से लेकर के यहां तक का जो अक्षांशीय विस्तार है और यहां से लेकर के यहां तक का जो देशांतरी विस्तार है, ये अगर आप निकालोगे तो लगभग में 29 के आसपास निकलेगा, बट हम 29 दशमलव कुछ निकलेगा, तो हम लगभग में 30 डिग्री मान लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया लगभग 30 डिग्री है। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार, फिर भी पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, आपको ऐसा चौड़ाई कम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, वो चीज़ एक दी गई है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि भाई भारत देश का जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार ये लगभग 30 डिग्री आपको देखने मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का विस्तार है और यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अब हम मानक समय रेखा की बात करते हैं। मानक समय रेखा के बारे में हम क्लास 6 में पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा गहराई से इसको नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में इसको समझते हैं। तो कहा जा रहा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाकर देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना समझेंगे कि आपको मानक याम्योत्तर रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है। पृथ्वी के पूर्व में आपको, हाँ, यहाँ पर सूर्य है आपका, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है। तो अगर आप एक टाइम पर देखोगे तो सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी के आधे भाग में ही पड़ती हैं। ऊपर से हमारी पृथ्वी जो है झुकी हुई अवस्था में है, ठीक। कितने डिग्री झुकी हुई है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, हमने क्लास 6 में डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, कितने डिग्री झुकी हुई है ये हम बाद में देखेंगे। हमारी पृथ्वी जो है उसका एक ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव वो ये है, और दक्षिण ध्रुव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो एक ध्रुव में, मतलब इधर वाले भाग में अगर हम 0 डिग्री की लाइन देखें हमारी पृथ्वी में, तो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी? तो ध्रुव के हिसाब से 0 डिग्री की लाइन ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ध्रुव के हिसाब से 0 डिग्री की लाइन ये आपको देखने मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर हम अक्षांश की अगर बात करें तो आपके जब सूर्य हमारा पृथ्वी के पूर्व में होता है, ठीक है, अर्थात सूर्य के पश्चिम साइड में जो हमारी पृथ्वी होती है, चूंकि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जब हमारे सूर्य के पश्चिम साइड में होती है तो भारत के, मतलब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का सबसे अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ पर दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, ठीक है। और जब हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के इधर तरफ आ जाती है, चक्कर लगा करके इधर तरफ चली जाती है, अर्थात सूर्य के पूर्व की तरफ आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम सूर्य बना लें, ठीक है, यहाँ पर हम बना ले, छोटा सा ही बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक मिनट, हाँ,
तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि इधर तरफ वाले भाग में सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त हो रहा है और इधर तरफ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त हो रहा है और दक्षिण ध्रुव में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अक्षांश जो होते हैं किसी भी इलाके में दिन की अवधि को निर्धारित करते हैं कि भाई उत्तरी अक्षांश में दिन बड़े होंगे या दक्षिणी अक्षांश में दिन छोटे होंगे। ठीक है, इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। अब हम देख लेते हैं मानक समय के बारे में। ठीक है, हमने जो लास्ट में दिया गया था कि अक्षांश रेखाएं जो होती है फिर अक्षांश जो होते हैं दिन की अवधि को डिसाइड करते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे इस चीज़ को, जिन लोगों को समझ नहीं आया बता देंगे। ठीक है, हाँ, अब हम देख लेते हैं मानक याम्योत्तर रेखा के बारे में। हमने पृथ्वी पर देखा था कि कुछ देशांतरी रेखाएं होती हैं जो कि स्थान का तो निर्धारण करती हैं, साथ ही ये समय निर्धारण में अपना बहुत बड़ा योगदान देती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है, अर्थात अपने स्थान पर लगातार घूम रही है। कुछ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी लगातार घूमती रहती है और सूर्य है हमारा यहाँ पर। ठीक है, सूर्य हमारा यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश जो है एक टाइम पर पृथ्वी के आधे भाग पर ही पहुँचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग पर ही एक टाइम पर पहुँचता है। अब ऐसे में अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो आधे भाग में लगातार दिन रहता। ठीक है, आधे भाग में लगातार दिन रहता और आधे भाग में लगातार रात रहती। इस वजह से हमारी पृथ्वी चूंकि चक्कर लगा रही है, डिग्री घूमती रहती है, इस वजह से पृथ्वी के ये वाला भाग जो है एक टाइम पर इधर आता है फिर इधर चला जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के पूरे भाग में आपको दिन और रात का अनुभव देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मानक समय रेखा किस प्रकार से निर्धारित करते हैं उस चीज़ को समझो। तो जो 0 डिग्री की लाइन है इसे हमने माना है, ये जो 0 डिग्री की लाइन है ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है आपके लंदन की वेधशाला ग्रीनविच से। ठीक है, हम इसके ऊपर ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अब मान लेते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब भारत देश की जो ये वाली रेखा है जब यहाँ पर आएगी तो भारत देश में सूर्योदय होगा। ठीक है, ये जो है हमारे भारत देश की जो रेखा है जब यहाँ पर चल करके आ जाएगी, पृथ्वी घूम जाएगी और पृथ्वी घूम करके ये वाली रेखा यहाँ पर आ जाएगी, तब भारत में सूर्योदय होगा। और जब ये वाली रेखा ठीक है यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर सूर्योदय होगा। और 1 डिग्री घूमने में, हमारी जो पृथ्वी है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लेती है। कितने? पूरे 4 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, ये वाला जब यहाँ पर ये वाला घूम के यहाँ पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर सूर्योदय होगा, ये वाला जब घूम के यहाँ पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर सूर्योदय होगा, ये वाला जब घूम के यहाँ पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर सूर्योदय होगा, ये वाली रेखा जब घूम के यहाँ पर पहुँच जाएगी तो यहाँ पर सूर्योदय होगा। और 1 डिग्री घूमने में हमारी पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांत मतलब पृथ्वी को घूर्णन करने में, घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे भारत देश का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ तक का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? लगभग 30 डिग्री का है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगती है, तो 30 × 4 अगर आप करोगे तो 120 निकल के आएगा। अर्थात यहाँ पर जो सुबह होगा, ठीक है, वहां से यहाँ के सुबह में 120 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो भाई सूर्य के प्रकाश पहले प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचने में, चूंकि ये जो रेखा है जब यहाँ पर घूम के पहुँचेगी तब तो यहाँ पर सूर्योदय होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 120 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलेगा। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। ठीक है, कितना? 2 घंटे। अब इस तरह से हमारा, अगर हम यहाँ के स्थानीय समय को कि यहाँ पर जब सुबह होगा तभी हम 5 बजे मानेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई 5 बजे सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब सूर्योदय हो रहा है उस टाइम को भारत का मानक समय मान लेते हैं कि जब यहाँ पर 5 बजेंगे तभी सूर्योदय होगा और पूरे देश में तब 5 बजेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर तो 2 घंटे बाद में सूर्योदय हो रहा है तो इनको 2 घंटे का नुकसान हो जाता। ठीक है, अब हमारे देश में मानक समय रेखा मानी किसी जाए तो इसलिए मध्य का रास्ता चुना गया और भारत देश के मध्य से जो रेखा गुजर रही थी इसको भारत देश का मानक समय माना गया कि भाई जब यहाँ पर सूर्योदय होगा तब पूरे देश में 5 बजेंगे। ठीक है, तब पूरे देश में 5 बजेंगे। अब इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं इन लिखे हुए शब्दों के माध्यम से। कहा जा रहा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर था। ठीक, कितने घंटे? 2 घंटे का अंतर था। मैप में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैप में भी देख लेते हैं एक बार। मैप में एक मिनट, हाँ, मैप में अगर आप देखोगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, और ये आपका गुजरात वाला एरिया मिलता है। यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है कितना है? 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 × 4 = 120। कितना है? 120 अर्थात 2 घंटा। ठीक है, 120 अर्थात 2 घंटे, 120 मिनट अर्थात 2 घंटा। तो यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्योदय हो रहा है, यहाँ पर 2 घंटे बाद सूर्योदय हो रहा है। अब अगर हम यहाँ के स्थानीय समय को कि जब यहाँ पर सूर्योदय होगा तब पूरे देश में 5 बज जाएंगे और 9 बजे का ऑफिस होगा।
ठीक है, या फिर 10 बजे का ऑफिस होगा। हम अगर ये निर्धारित कर लेते हैं, पूरे देश में एक प्रकार का सिस्टम चलाएंगे, तो यहाँ पर तो भाई 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटा लेट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री का है। तो हमें यहाँ पर यहाँ वाला व्यक्ति जो है उसको 2 घंटे का एडवांटेज मिल जाएगा। वो 5 बजे उठेगा, उठने के बाद में 5 से 6, 7, 8, 9, 4 घंटे में आराम से तैयार होकर के और ऑफिस चला जाएगा। लेकिन यहाँ वाला व्यक्ति 7 बजे यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, ये 7 बजे उठेगा और 7 बजे उठने के बाद में फिर धीरे धीरे 2 घंटे के अंदर उसको जल्दी तैयार होकर के सारा काम करके ऑफिस पहुंचना होगा। तो इनको 2 घंटे का नुकसान होगा और इनको 2 घंटे का फायदा होगा। इसलिए क्या किया गया, हमारे भारत देश के जो बीच से रेखा गुजर रही थी, कहां से, बीच से, अर्थात ये 82.5 डिग्री की लाइन थी, बीच से गुजर रही थी, इसको भारत देश का मानक समय रेखा माना गया। ठीक है, ताकि ना इधर वालों को फायदा हो और ना इधर वालों को नुकसान हो। ठीक है, अब जब यहाँ पर 5 बजेंगे तो पूरे देश में 5 बजे का टाइम माना जाएगा। यहाँ पर जब सूर्योदय होगा तो पूरे देश में सूर्योदय माना जाएगा। अब आपके यहाँ पर कितने भी टाइम हो, आपके यहाँ पर कितने भी टाइम हो, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में 2 मानक समय होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर भी मानते हैं, फिर भी 1 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है। 1 घंटा यहाँ पर पहले सूर्योदय हो जाता है और इसके 1 घंटा बाद यहाँ पर सूर्योदय होता है, या फिर भी 1 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। लेकिन इसे 1 घंटे को हम थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं इसको, लेकिन हम ज़्यादा टाइम को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.30 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसको भारत का मानक यामी उत्तर माना गया। ठीक है, इस रेखा को मानक समय रेखा या फिर मानक यामी उत्तर टाइम लाइन इसको माना जाता है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती। उत्तर प्रदेश का हमारा मिर्जापुर वाला जो इलाका है, जहाँ से कालीन भैया थे, वेब सीरीज बनी थी ना, वही, हाँ, उसी शहर से रेखा गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव जो होता है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, दक्षिणी अर्थात हमारी पृथ्वी हो गई, दक्षिणी इलाका अगर हम देखते हैं ये हमारी पृथ्वी, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण में कभी दिन बड़े होंगे, दिन छोटा होगा, रात छोटी होगी, और कभी उत्तर में दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। तो उस चीज की अवधि पर पड़ता है अक्षांश का प्रभाव। ठीक है, देशांतर का जो प्रभाव है वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं भारत तथा विश्व की, भारत और विश्व की। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कहां पर, हमारा एशिया महाद्वीप जो है, हमने भी देखा था हमारे, एक मिनट, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। मुझे यहीं पर वो मैप रखना चाहिए था, गलती हो गई। अगर आप हमारे पूरे एशिया महाद्वीप को देखो तो ये आपका एशिया महाद्वीप पूरा देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखने को मिलता है, ना तो पूर्व में, ये ना तो पश्चिम में है भारत, ना तो पूर्व में है। आप देखोगे पश्चिम और पूर्व के बीच में भारत देश देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरे एशिया के ना उत्तर में है, ये मतलब ये उत्तर में है, ठीक है, और ना बीच में, दक्षिणी विस्तार भारत देश देखने को मिलता है एशिया महाद्वीप का। वही चीज यहाँ पर दी जा रही है कि भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, अर्थात हम दक्षिणी इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अब हमारा जैसे कि भारत, ये देखो भारत हो गया। ठीक है, भारत के नीचे यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर। ठीक है, इधर आपको बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, इधर अरब महासागर, एक मिनट, इधर आपको अरब सागर देखने को मिलता है, और ये आपका पूरा का पूरा दक्षिणी ये हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर आप देखो हिंद महासागर जो है ये पश्चिम में यूरोप के देशों से इधर तरफ जाकर के टच करता है। ठीक है, यूरोप के देशों से, और पूर्व में जो एशियाई देश यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इन देशों को मिलाता है। ठीक है, और अगर आप भारत को देखोगे तो भारत के केंद्र में है ये। ठीक है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है कि भारत जो है बिल्कुल बीच में पाया जाता है। ठीक है, भारत बीच में है, इधर पूरा ये पूरा फैला हुआ है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर जी फैला हुआ है। तो वही चीज कही जा रही है, दक्षिण का पठार जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं, हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। इसको थोड़ा सा मैप में समझ लो। ठीक है, अगर हम दक्षिण के पठार की बात करें तो ये आपको यहाँ पर पठारी इलाका देखने को मिलता है। ये पूरा पठारी इलाका, इसे दक्षिण का पठार कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण के पठार के पश्चिम में आपको यहाँ पर ये पश्चिमी तट देखने को मिलता है, जिसे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, और ये आपको पूर्वी तट देखने को मिलता है। ये आपको पूर्वी तट देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा एरिया पूर्व वाला जो है ये पूर्वी तट का है। ठीक है, और ये वाला आपका पश्चिमी तट का एरिया है, तट रेखा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी तट, समुद्री तट जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ की बात की जा रही है कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। ठीक है, अर्थात ऐसा फैला हुआ है हिंद महासागर में, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ में पश्चिम एशिया,
ठीक है, जो हमारा पश्चिमी एशिया है इधर वाला, ठीक है, और अफ्रीका के जो देश हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यूरोप के जो देश हैं ऊपर साइड में, ठीक है। इन देशों के साथ में पूर्वी एशिया के देशों से, हाँ, इसके अलावा पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम से संबंध बनाए हुए हैं। अब इसको मैं एक बार पहले विश्व के मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये आपका यूरोप है, ठीक है, ये आपका यूरोप देखने को मिलता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपके पूर्वी एशियाई देश देखने को मिलते हैं। अब हमारे भारत देश को आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर, ठीक है, इधर जाकर के ये इधर मिल जाता है, तो ये पूरा का पूरा आपको हिंद महासागर मिलता है। अब अगर आप इस तरह से देखोगे तो हमारे भारत देश को केंद्रीय स्थिति मिलती है। इधर तरफ से जो एशियाई देश हैं वो आकर के भारत में मिल सकते हैं, ठीक है, इधर से आकर के ये यूरोपीय देश भी भारत से मिल सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका के देश भी आकर के मिल सकते हैं। तो भारत को ये केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि हाँ, पश्चिम एशिया, ठीक है, हमने देख लिया पश्चिमी एशिया, अर्थात इधर वाले जितने भी देश हैं, पश्चिम एशिया के देश कौन कौन से हो जाते हैं, तो पश्चिम एशिया में आपका पाकिस्तान वगैरह आ जाता है, ये वाले देश जो हैं, ये वाले जितने भी देश हैं, ठीक है, पश्चिम एशिया के देश, ठीक है। तो पश्चिम एशिया के देश, इसके अलावा हाँ पश्चिम एशिया, अफ्रीका हमने देख लिया इधर तरफ है, यूरोप के देश हमने देख लिया ऊपर साइड में, के साथ साथ पूर्वी एशिया के देश हमने देख लिए यहाँ पर थे, ठीक है, हमारा भारत देश ये यहाँ पर थे। ये सभी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम से संबंध हमारे साथ में बनाए हुए हैं, ठीक है, जो हमारा पूर्वी तट है उसके माध्यम से, अर्थात हमारे भारत के इधर वाले इलाके से ये जो तट रेखा है यहाँ से हमसे निकटतम से संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तट रेखा भारत जैसी नहीं लगती है। अच्छा, अगर भारत की तट रेखा देखोगे तो सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे अच्छी तरह से हिंद महासागर के साथ में लगती है, अन्य देशों के साथ भी लगती है, बट हमारे भारत देश की तट रेखा है वो सबसे बेहतरीन है। ऐसी तट रेखा किसी भी देश की हमारे हिंद महासागर से नहीं लगती है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम, इसके नाम अर्थात हमारे भारत देश हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है, ठीक है, इसीलिए इसे हिंद महासागर कहा जाता है। आगे बढ़ते, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। अगर आप हम हमारे विश्व के देशों के साथ में संपर्क देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक हमारा संपर्क बना हुआ है, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम विश्व के देशों के साथ में ट्रेड करते थे, व्यापार वगैरह करते थे, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि विश्व के देशों के साथ में संपर्क जो है युगों पुराना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर मुगल भी आए, ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर अंग्रेज भी आए, तो इन सभी के साथ में हमारा जो संपर्क है वो काफ़ी पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर के था, ठीक है। अंग्रेजों से पहले अगर आप देखोगे तो और उससे भी पहले, ठीक है, उससे भी पहले अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो ट्रेड वगैरह हुआ करते थे विश्व के देशों के साथ में, जो हमारा संबंध था समुद्री जलमार्ग के माध्यम से नहीं था, बल्कि जो हमारी जमीनी इलाका था, भूभाग था, उससे होकर गुजरता था। अच्छा, भूभाग से आते थे तो कहाँ से आते थे ये सारे लोग? उत्तरी पर्वतों के दर्रों से, ठीक है। दर्रा वगैरह के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में क्लास 6 शायद 8 के एनसीईआरटी में और क्लास 7 के एनसीईआरटी में हमने दर्रों के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने उत्तरी पर्वत में जो दर्रे पाए जाते हैं, जैसे कि 2 पर्वत हैं ये, ठीक है, एक ही विशाल पर्वत है और एक ही विशाल पर्वत है, बीच से जो ये रास्ता गुजर रही है ऐसे, ठीक है। तो इन दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग जो है बहुत समय तक लोगों को ज्ञात ही नहीं था कि समुद्र के माध्यम से भी हम भारत पहुंच सकते हैं। तो लोग क्या करते थे, पर्वतों के दर्रों से, ठीक है, अनेक यात्री भारत प्राचीन काल में पहुंचे और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना व्यापार किया, भारत के साथ में संबंध अच्छे स्थापित किए। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, ठीक है। प्राचीन काल में कुछ विचारों का, अच्छा विचार कौन कौन से, जैसे कि हमारे भारत से आपने देखा होगा चाइना में अगर आप देखोगे तो बौद्धिज्म गया है, हमारे भारत से बौद्ध धर्म गया है, जैन धर्म गया है, हमारे यहाँ से कुंफू वगैरह, कराटे वगैरह जैसे मार्शल आर्ट कहते हैं, चाइना में से कुंफू कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे विचार हमारे भारत देश से चाइना इन जमीनी मार्गों के माध्यम से गए, ठीक है। इन्हीं मार्गों के माध्यम से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ में एक अद्भुत संपर्क रहा है। कहा जा रहा है पश्चिम मध्य एशिया, ठीक है, पश्चिमी अर्थात ये और मध्य एशिया जो है, ठीक है, हमारा अगर पूरा ये एशिया है तो पश्चिमी इलाका ये हो गया और मध्य, तो पश्चिम और मध्य एशिया के साथ में भारत का एक पुराना संबंध रहा है। इसके अलावा पूर्वी एशिया के साथ भी और दक्षिण एशिया के साथ भी, हम कह सकते हैं भाई पूरे एशिया के
साथ में, जितने भी पूरे एशिया में पड़ोसी देश पाए जाते हैं उन सभी के साथ में हमारा अद्भुत संपर्क रहा है। ठीक है, इसी प्रकार उपनिषदों का विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारत की अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंची। ठीक है, ये विभिन्न संसार के विभिन्न भागों तक ऐसे ही नहीं पहुंच गए। अगर आप देखोगे उपनिषदों की बात है, विभिन्न देशों में आपको देखने को मिल जाएगी। इंडोनेशिया है, इसके अलावा और भी कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, आज चाइना है, इसके अलावा और भी कई सारे देश आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर रामायण वगैरह की बात की जाती है। ठीक है, जहाँ पर उपनिषदों की बात की जाती है। अगर आप देखोगे तो जब अंग्रेज हमारे भारत देश में आए उसके बाद ही अंग्रेजों ने कई सारी खोजें कर पाए, उसके बाद ही गुरुत्वाकर्षण का उन्होंने नियम दिया, उसके बाद ही उन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह बना पाए। ठीक है, प्लेन वगैरह बना पाए। अच्छा, प्लेन वगैरह बनाने की अगर आप जानकारी देखोगे तो हमारे ग्रंथों में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये जो ज्ञान है हमारी पुस्तकों में हमेशा से था और इन पुस्तकों को वो ट्रांसलेट करके ले गए और ट्रांसलेट करके ले जाने के बाद में उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करके अपने नाम से पेटेंट करवा लिए। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की बात अगर आप देखोगे तो हमारे पुस्तकों में जो प्राचीन काल की पुस्तकें उनमें पहले से देखने को मिलता है, लेकिन ट्रेडमार्क किसके नाम पर है वो आप देख लो आज के टाइम पर। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, हमारे देश का जो ज्ञान था उसको ले जा करके अपने नाम से रजिस्टर करवाया। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च की, उसको थोड़ा सा खोजा और उसको अपने नाम से रिसर्च करवा लिया। कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश का विदेशों के साथ में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। ठीक है, और इसी में अगर आप देखो तो उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र है, अंक एवं दशमलव प्रणाली है, ये सभी विश्व के अनेक भागों तक पहुंची है। अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बता रहा हूँ, एक वीडियो है, एक चैनल है यूट्यूब पर, द डचमैन। ठीक है, डचमैन नाम से चैनल है। उसने क्या किया, हमारे भारत देश के अलग अलग इलाकों में जा करके जो अलग अलग स्थानीय जो पखवाड़ा होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई डंबल उठाने का जो तरीका है, इसके अलावा अपने आप को ट्रेंड करने का, अपने आप को मजबूत करने के अलग अलग क्षेत्रों में जो तरीके थे, ठीक है, ट्रेनिंग ली वहाँ पर जा करके और उन्हीं चीज़ों को अपने देश में वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आकर के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है, कई तरीके की होती है। तो द डचमैन नाम से चैनल है, आप उसके वीडियोस ज़रूर देखना। उसने अलग अलग राज्यों में जा कर के, अलग अलग जगह पर जा कर के हर टीचर से उसने सब कुछ सीखा। ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से सीखना पड़ा उसे, उसने मार भी खाई, हर तरह से सीखा और सीखने के बाद में अपने देश में जा कर के एकेडमी उसने खोली और वहाँ पर उस चीज़ को सिखाना शुरू कर दिया। अब हो सकता है कि आज नहीं तो कल जाकर के उन चीज़ों को वो अपने नाम से पेटेंट भी करवाए। ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा। उसने हर चीज़ का वीडियो भी बना करके डाला हुआ है। ठीक है, तो आप द डचमैन नाम का चैनल है, उसको देखना। इसी तरह से अंग्रेज भी हमारे देश में आए, यहाँ की चीज़ों को लेकर के गए और उनको विशालता प्रदान की। ठीक है, मसाले, मलबल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। तो भारत से अगर आप विदेशों में देखोगे तो हमारे भारत देश का काफ़ी सारा सामान, जैसे कि मसाले हो गए, हमने पूरे विश्व को दिए। मलबल, हमने कपड़ा भी अगर आप देखोगे तो अंग्रेज जब हमारे भारत में आए थे तो यहाँ से मसाले और कपड़े लेकर के गए और दीवाने हो गए थे। ठीक है, दीवाने हो गए थे। इसके बाद ही उन्होंने हमारे भारत देश पर कब्जा करने का प्रयास किया। मसाले हैं, कपड़े हैं, हमारे यहाँ कल्चर है, दशमलव प्रणाली है, तो ये सब कुछ हमने पूरे विश्व के विभिन्न देशों को दिया है। ठीक है, इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। ठीक है, हमने विश्व की क्या ली है, यूनानी स्थापत्य कला को हमने स्वीकार किया, हमारे देश में देखने को मिल जाती है। पश्चिम एशिया की जो इलाके थे, पश्चिम एशिया के, जहाँ से हमारे यहाँ पर मुगल आए थे, तो यहाँ की जो वास्तुकला थी मुगल अपने साथ में लेकर के आए और हमारे यहाँ के जो मीनारें बनाई गई, गुंबदें बनाई गई, वहाँ पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सन 1869 में 1869 में स्वेज नहर खुल गई। क्या है, स्वेज नहर खुल गई और इसके खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, कितनी 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब जल के माध्यम से, ठीक है, लोग आने जाने लगे, जहाजों के माध्यम से आने जाने लगे और ट्रेड का रास्ता धीरे धीरे बदल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति की। तो सन 1947 से पूर्व भारत जो था, दो प्रकार के राज्य आपको भारत में देखने को मिलते थे। सन 1947 अर्थात आज़ादी से पहले एक प्रांत थे, दूसरी थी रियासतें। अब इनको बड़ा डीपली समझना क्योंकि ये हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है और ज्योग्राफी से भी जुड़ी हुई है। तो देखो, अगर आप 1947 से पहले हमारे देश को देखोगे तो भारत में दो प्रकार की आपको राज्य देखने को मिलते थे। एक जिसे हम प्रांत कहते थे, जैसे आज राज्य देखते हो हमारे देश में, इसी प्रकार से अंग्रेजों ने प्रांतों में भारत को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अच्छा, जो प्रांत थे, प्रांत में वायसराय जो होता था, वायसराय के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी होते थे, वो इन प्रांतों पर शासन करते थे। आज के टाइम पर हम चुनाव के माध्यम से मुख्यमंत्री चुनते हैं,
हैं, लेकिन पहले क्या होता था, इन प्रांतों में जिन्हें राज्य कहा जाता था, जैसे कि अगर आप हमारे तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे कि आज के टाइम पर मुख्यमंत्री चुनते हैं, उस टाइम पर क्या होता था, वायसराय या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नर के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी को चुना जाता था जिसको राज्य में भेजा जाता था, और वो एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में पूरे प्रांत का शासन चलाता था। ठीक है, एक मुख्यमंत्री के रूप में जैसे आज बैठते हैं, तो उसी तरह से वो राजा बन के आता था, अंग्रेज अधिकारी, और पूरे के पूरे प्रांत पर शासन करता था। ठीक है, अब अगर हम वहीं रियासतों की बात करें तो रियासतों का शासन स्थानीय शासकों को द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेज अधिकारियों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्ता से किया जाता था। देखो होता क्या था, हमारे भारत देश जब आज़ाद हुआ तो 562 से ज़्यादा रियासतें हमारे देश में थीं, और इन जैसे कि रियासतों की बात करें तो जैसे कि भोपाल के नवाब हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, कश्मीर के राजा हरि सिंह हो गए। ठीक है, इसके अलावा जूनागढ़ के नवाब हो गए, और भी कई सारे नवाब थे। ठीक है, लखनऊ के भी नवाब आपको देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के जो नवाब थे ये शासन करते थे। ठीक है, इन कहाँ पर, रियासतों पर। लेकिन शासन कैसे करते थे ये चीज इंपॉर्टेंट है। रियासतों का शासन जो था स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता अर्थात पिता की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र राजा बनता था। ठीक है, अच्छा, पैतृकता के आधार पर तो शासन करते थे, लेकिन इसके अलावा और क्या शर्तें थी, तो अंग्रेज शासकों की प्रभुसत्ता मान करके। ठीक है, प्रभुसत्ता, देखो प्रभुसत्ता का अर्थ होता है प्रभुसत्ता या फिर संप्रभुता की अगर हम बात करें तो एक राजा अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो इनके आंतरिक और बाह्य निर्णय को दखलंदाजी दे सकते थे। ठीक है, यानी कि अंग्रेज को अंग्रेज के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में ये कि भाई हम आपको राजा मान करके इस इलाके में शासन करेंगे। ठीक है, जो यहाँ के राजा थे, शासक थे रियासतों के, वो कहलाते तो शासक ही थे। ठीक है, लेकिन कठपुतली शासक हुआ करते थे। ठीक है भाई, शासक का नियम कभी भी अंग्रेज अधिकारी आकर के बदल सकता था। वो उनसे क्या करते थे, मतलब साइन करा लेते थे। ठीक है, पूरा का पूरा एक, जैसे कि आज के टाइम पर हम देखते हैं साइन करा लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड भरवा लेते हैं। ठीक है, डील कर लेते हैं, इसी प्रकार की इनकी डील हो जाती थी। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों के साथ में इन रियासत के राजाओं की, कि भाई आप राजा तो बने रहोगे रियासत के, लेकिन आपके जो आंतरिक और बाह्य निर्णय होंगे वो हम ही लेंगे। ठीक है, जो निर्णय होंगे, निर्णय लेने का काम करते थे अंग्रेज अधिकारी, लेकिन राजा बन करके ये स्थानीय नवाब जो थे वो बैठते थे। ठीक है, क्या कहा जा रहा, अंग्रेज शासकों की प्रभुसत्ता मान करके, उनको राजा मान करके स्वायत्ता से शासन किया जाता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती थी। अच्छा, भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन आज के टाइम पर कैसा, अगर हम ये देखें तो आज़ादी के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए। ठीक है, कई सारे राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, और कई सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी बन गए। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो आपको 28 राज्य देखने को मिलेंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। अच्छा, आज़ादी से पहले अगर आप देखो तो 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत थे, एक आपको रियासतें देखने को मिलती थी। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो आज़ादी के बाद भी आपको भारत में 2 प्रकार के ही राज्य देखने को मिलते हैं। एक होता है एक को राज्य का दर्जा दे दिया गया कि भाई आप एक राज्य के रूप में रहोगे। ठीक है, पहले प्रांत कहा जाता था, अब राज्य। ठीक है, राज्य में चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री बनेगा, वो पूरे राज्य पर शासन करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेशों की भी, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेशों की भी यहाँ पर बात रखी गई। केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया जो पिछड़े थे, या फिर जहाँ पर वायलेंस वगैरह ज़्यादा होता था, या फिर जिन क्षेत्रों में डेवलपमेंट की आवश्यकता ज़्यादा, या फिर जो क्षेत्र अलग थलग पड़े हुए हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, ये अलग थलग पड़ा हुआ एक इलाका है, तो इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रखा गया। जैसे कि अभी आपने देखा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, क्योंकि ये वायलेंस वाला इलाका है, इसलिए इसको केंद्र के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब समझते हैं। तो आज के टाइम पर भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, एक किस प्रकार से इसको समझो, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना। ठीक है, इससे पहले हमारे देश में तेलंगाना जो था ये कैसा था, एक मिनट, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ में मिला हुआ था। ठीक है, 2 जून 2014 से पहले आंध्र प्रदेश ही एक राज्य था। ठीक है, तेलंगाना को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन 2 जून 2014 को क्या होता है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाता है और एक नया राज्य बन जाता है, इसको एक नए राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। अभी तक क्या था, जम्मू कश्मीर जो था उसको एक राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, और वहां पर चुनाव वगैरह होते थे, बिल्कुल मतलब
370 वहाँ पर लगी हुई थी, ठीक है, एक राज्य का दर्जा इसको प्राप्त था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है, 370 हटा दी जाती है। इन पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। अच्छा, इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ही क्यों डिवाइड किया गया, इसको जम्मू एंड कश्मीर का भी कहा जा सकता था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि भाई जो पाकिस्तान है उसने पूरे विश्व में कश्मीर 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 करके बवाल मचा के रखा हुआ था। कश्मीर नाम जो था ये हाईलाइट में आ गया था, बवाल इतना बड़ा नहीं था लेकिन कश्मीर नाम ही हाईलाइट में आ गया था। तो इसलिए क्या किया गया, जो कश्मीर वाला इलाका था उसको नाम दे दिया गया लद्दाख, ठीक है, और जो जम्मू वाला इलाका था उसको जम्मू एंड कश्मीर नाम दे दिया गया। समझो आप मैप के माध्यम से, ठीक है, मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये वाला इतना इलाका था हमारा पहले, ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, ये वाला कश्मीरी इलाका था और ये वाला जम्मू का इलाका था, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या किया कि कश्मीर वाले इलाके को कश्मीर कश्मीर करके चिल्ला दिया कि कश्मीर तुम लेकर के रहेंगे, कश्मीर तुम लेकर के रहेंगे। अब हमारे यहाँ के जो मोदी जी इन्होंने दिमाग लगाया योगी जी वाला, जैसे कि योगी जी ने, आपने देखा योगी जी ने क्या किया कि अपने यहाँ पर जो इलाके थे, जो शहर थे, उनके नाम बदल दिए। तो इन्होंने कहा नाम बदल देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे। तो ये पहले एक राज्य था, अब क्या किया गया, यहाँ से इसे पार्टीशन डाल दिया गया। इस इतने इलाके को जम्मू एंड कश्मीर नाम दिया गया और इस पूरे इलाके को लद्दाख नाम दे दिया गया। अब मचाओ बवाल, कश्मीर नाम से आपने हाईलाइट कर दिया था, ठीक है, हमने इसे नाम दे दिया लद्दाख, अब मचाओ बवाल, ठीक है। अब मचाओ, कैसे मचाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बवाल मचाने का थोड़ा सा कम कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक राज्य बड़ा तेलंगाना और जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको राज्य का दर्जा इससे छीन लिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रखा गया। जब तेलंगाना राज्य बढ़ा तो हमारे यहाँ पर 29 राज्य हो गए थे, ठीक है। अब 29 राज्य में से एक राज्य कम हो गया, फिर से 28 राज्य हो गए, ठीक है। और क्योंकि राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। कौन कौन से, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित इसको कर दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद में 9 दिसंबर 2019 को फिर से एक काम किया जाता है, वो क्या होता है, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली को संयुक्त कर दिया गया। अच्छा, ये कहां पर थे, तो ये हमारे भारत देश के गुजरात वाले इलाके में देखने को मिलते हैं। ये दमन एवं दीव वाला इलाका था और ये दादरा एवं नागर हवेली वाला इलाका था। ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको संयुक्त करके एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। तो इस प्रकार से आज हमारे देश में अगर आप देखोगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं और 28 राज्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम भारत के पड़ोसी देशों की भी बात कर लेते हैं। तो भारत की 7 पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा भारत के साथ में लगती है। कितने, 7 पड़ोसी देशों, कौन कौन सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, पहले तिब्बत भी था बट अब तिब्बत एक राज्य नहीं, इसलिए अब इसको तिब्बत अब एक देश नहीं, इसलिए इसको नहीं जुड़ा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेपाल, ठीक है, नेपाल चौथा हो गया, 5वां भूटान, 6ठा बांग्लादेश, 7वां आपका ही मिलता है म्यांमार, ठीक है। 7वां कौन सा है, म्यांमार देखने को मिलता है। अब इन सभी को एक एक करके देखते हैं। तो भारत की भूमि की जो सीमाएं हैं, ठीक है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में, उत्तरी इलाका ये और पश्चिमी इलाका ये। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में उत्तर पश्चिम में। इसके अलावा उत्तर में चीन, तिब्बत पहले एक देश था बट अब नहीं है, तो तिब्बत को चीन में ही शामिल कर लिया गया है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ में, ये चीन, नेपाल और भूटान के साथ में उत्तर में। इसके अलावा पूर्व में अगर आप देखो तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में, पूर्व में म्यांमार और ये बांग्लादेश के साथ में। इन 7 राज्यों के साथ में हम स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इनकी ये भी देख लेते हैं कि भाई कौन कितनी सीमा साझा करता है। वैसे ही चैप्टर में दिया तो नहीं गया है कि किस देश के साथ में हम कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, बट ये जरूरी है इसलिए हम यहाँ पर समझते हैं। हाँ, तो हम सबसे ज़्यादा जिस देश के साथ में सीमा साझा करते हैं वो आपको मिलता है बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ में हम सीमा साझा करते हैं पूरी 4096 किलोमीटर, कितनी, 4096 किलोमीटर सीमा हम साझा करते हैं किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। इसके बाद में आता है आपका चीन। चीन के साथ में जो हम सीमा साझा करते हैं वो है 3917 किलोमीटर, कितनी, 3917 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है, नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश आपका ये रहा, बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर, चीन के साथ में 3917 किलोमीटर। फिर आपका मिलता है पाकिस्तान के साथ में हम तीसरे नंबर पर सीमा सबसे अधिक साझा करते हैं और वो सीमा आपको देखने को मिलती है 3300
310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर हम पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। फिर आपको मिलता है नेपाल, नेपाल के साथ में हम 1752 किलोमीटर, कितनी 1752 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। नेपाल के बाद में आपको मिलता है म्यांमार, और म्यांमार के साथ में हम 1458 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। कितनी 1458 किलोमीटर सीमा साझा हम करते हैं म्यांमार के साथ में, जो कि म्यांमार आपका ये रहा, ठीक है, ये आपका म्यांमार रहता है। म्यांमार के बाद में आपको मिलता है भूटान, जो कि छोटा सा देश है। भूटान के साथ में हम बहुत कम, केवल 587 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। और उसके बाद में आपको मिलता है अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के साथ में बिल्कुल जरा सी, यहाँ पर हम 80 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो अगर बात की जाए कि भारत किस देश के साथ में सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है, तो वो आपको मिलेगा बांग्लादेश। फिर इसके बाद में सबसे कम सीमा किस देश के साथ में हम साझा करते हैं, तो वो आपको मिलता है 80 किलोमीटर है, ये 88 नहीं, 1 मिनट, हाँ 80 किलोमीटर, ठीक है। तो 80 किलोमीटर सीमा हम साझा करते हैं किसके साथ में, अफगानिस्तान के। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ में साझा करते हैं, सबसे ज़्यादा सीमा हम साझा करते हैं अपना बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के बाद में फिर आता है आपका चीन, जिसके साथ में 3917 किलोमीटर। फिर आपको मिलता है पाकिस्तान, जिसके साथ में 3310 किलोमीटर। फिर आपको मिलता है नेपाल, जिसके साथ में हम सीमा साझा करते हैं 1752 किलोमीटर। फिर आपको मिलता है म्यांमार, जिसके साथ में 1458 किलोमीटर। फिर आपको मिलता है भूटान, ठीक है, और भूटान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं 587 किलोमीटर। फिर आपको मिलता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ में हम 80 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। कुल मिलाकर के 15,200 किलोमीटर सीमा हम साझा करते हैं सभी देशों के साथ में, स्थलीय सीमा जो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारी समुद्री सीमा है उसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हाँ, दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र भी हैं, जिसका नाम एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। ये आपका श्रीलंका है, ये आपका मालदीव देखने को मिलता है। तो ये हमारे 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र हैं। क्या है, 2 द्वीप राष्ट्र हैं। देखो ये पड़ोसी देश हैं, ठीक है, इनके साथ में हमारी स्थलीय सीमा साझा नहीं होती है, समुद्री सीमा साझा इनके साथ में करते हैं, ठीक है, समुद्री सीमा इनके साथ में साझा करते हैं। ये दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 द्वीप समूह हैं, ठीक है, द्वीप समूह राष्ट्र हैं। एक का नाम है श्रीलंका, एक का नाम है मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्र रास्ता है, जिसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये छोटा सा समुद्री रास्ता है, जिसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। एंड यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है, तो इसे मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जल संधि के नाम से हम बुला सकते हैं, ठीक है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ये आपका लक्षद्वीप समूह है, और इसके दक्षिण में आपको मालदीव देखने को मिल जाता है, ठीक है। अपने पड़ोसी देशों के साथ में भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध जो हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो पड़ोसी देश जो हमारे हैं उनके साथ में हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे रहे हैं, ये बात कही जा रही है। अब अच्छे रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये बात आप हिस्ट्री में जरूर पढ़ना, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प 2.0 दोनों पर क्लासेस चल रही हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल के साथ में। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। हम जो भी चैप्टर का वीडियो लेकर के आते हैं उसका टेलीग्राम पर प्रश्न जरूर डालते हैं, तो टेलीग्राम पर आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो। एंड हमारे चैनल पर दृढ़ संकल्प 2.0 पर 6 to 12 एनसीईआरटी की क्लासेस बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही हैं। तो सभी लोग क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लासेस देख सकते हैं। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, हाँ हम एनसीईआरटी के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो नोट्स हम फ्री में प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सब कुछ फ्री में आपको मिल जाएगा तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। हम क्लासेस फ्री में दे देते हैं बट नोट्स फ्री में नहीं देते हैं। नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो एक तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप नोट्स को परचेस कर सकते हो। अदरवाइज इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप हमसे नोट्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगला चैप्टर जो हमें मिल रहा है वो है चैप्टर नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे, भारत के हिमालय क्षेत्र के बारे में, भारत के पठारी इलाके के बारे में और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के हो सकते हैं 5 से 6, 6 से 7 पार्ट आ जाए, इसलिए तैयार रहना। हम छोटे छोटे ही इसके पार्ट बनाएंगे। चैप्टर नंबर 1 के अगर आप देखोगे तो हमने इसका वीडियो काफी बड़ा कर दिया है, 1 घंटा 16 मिनट का चला गया वीडियो, ठीक है। बट आगे के जो आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे उनके वीडियो आधे घंटे से ऊपर के नहीं आएंगे, भले ही हमें कितने भी पार्ट क्यों ना बनाने पड़े, क्योंकि एक तो मेरे गले में प्रॉब्लम हो जाती है और दूसरा बात यह है कि हम चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।